हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे दोस्तों, एकदम ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों पिछली क्लास में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने अनुच्छेद 16 पर बात करी थी दोस्तों। 16 क्या कहता है दोस्तों? 16 अवसर की समानता की बात करता है, यानी राज्य किसी भी नागरिक के साथ रोजगार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इन सारी बातों पर दोस्तों हमने चर्चा कर ली थी। 16 के 3 आर्टिकल पढ़ा था दोस्तों। 16 का क्लाउज 3 हमने पढ़ा था और उसमें राज्य निवास स्थान के आधार पर रोजगार में भेदभाव कर सकता है। और हमने देखा भी है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो क्या है, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करते हैं दोस्तों, रोजगार में भेदभाव करते हैं। त्रिपुरा देखा था हमने दोस्तों, मणिपुर देखा था, अरुणाचल प्रदेश देखा। अगर हम अपने पड़ोसी ही राज्य को देखें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती हैं जहां पर दोस्तों क्या है, उत्तर प्रदेश के या बाकी राज्यों के कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो ऐसा देखा गया है दोस्तों कि राज्य निवास स्थान के आधार पर रोजगार में भेदभाव कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अनुच्छेद 16 के 4 के बारे में। अनुच्छेद 16 का क्लाउज 4 के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें दोस्तों क्या प्रावधान किया गया है? इसमें प्रावधान किया गया दोस्तों पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। विशेष प्रावधान की बात की गई है दोस्तों। किसके लिए दोस्तों? पिछड़े वर्गों के लिए। पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है दोस्तों। पिछड़े वर्गों का रोजगार में या नियुक्तियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो दोस्तों उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए उनके लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। यानी राज्य ऐसा कानून बना सकता है या राज्य क्या है दोस्तों, आरक्षण दे सकता है पिछड़े वर्गों के लिए, ताकि उनका क्या है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व सीटों में बना रहे, रोजगार में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व बना रहे। तो किसकी बात की गई है दोस्तों? यहाँ पर आरक्षण की बात की गई है। यानी आरक्षण के माध्यम से उनके लिए क्या है, सीटें आरक्षित की जा सकती है। और किसके लिए दोस्तों? पिछड़े वर्गों के लिए। पिछड़े वर्ग कौन होते हैं दोस्तों? जैसे एससी की अगर हम बात करें, एसटी की बात करें और ओबीसी की बात करें, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, पिछड़े वर्ग है। इनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं दोस्तों। यानी आर्टिकल 16 का 4 ये कहता है कि पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है। यानी राज्य के पास ऐसे अधिकार है कि राज्य क्या है, पिछड़े वर्गों के लिए सीटें रिजर्व करने के लिए उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। यहीं पे दोस्तों अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 340। और अनुच्छेद 340 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 340 कहता है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए, पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए क्या कर सकता है दोस्तों? पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर सकता है। कौन क्या कर सकता है दोस्तों? पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर सकता है। यानी राष्ट्रपति के पास ऐसे अधिकार है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। अनुच्छेद 340 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 340 यही कहता है कि देश में पिछड़ी जातियों का या पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास ऐसे अधिकार है कि राष्ट्रपति जब चाहे क्या है, पिछड़े वर्गों का पता लगा सकता है कि देश में कितने जातियां ऐसी हैं जो कि पिछड़ी जातियों में आती हैं। यानी कि पहले जिनको दबाया गया था दोस्तों, जिनके अधिकारों को छीना गया था, उन जातियों की यहाँ पर बात की गई है। वो सारे के सारे काम आती हैं दोस्तों, पिछड़े वर्ग में आती है। और उनका क्या है, रोजगार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी नहीं है। तो आर्टिकल 16 का क्लाउज यही कहता है कि भाई रोजगार में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व बनाने के लिए उनके लिए राज्य क्या है, सीटें रिजर्व कर सकता है, आरक्षित कर सकता है।
तो उनके आरक्षण की क्या है बात यहाँ पर कर दी गई है। और दोस्तों आर्टिकल 340 का प्रयोग करके राष्ट्रपति ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया, यानी पिछड़ी जातियों का पता लगाने के लिए पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया। प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग की अगर हम बात करें दोस्तों, प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया। ये जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है दोस्तों, इसका गठन 1953 में किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? 1953 में। और किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? ये जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग होता है दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? इसके अध्यक्ष होते हैं काका कालेलकर, यानी काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया जाता है। और ये जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग होता है दोस्तों, ये अपनी रिपोर्ट सरकार को कब देता है दोस्तों? ये 1955 में सरकार को अपनी रिपोर्ट देता है, यानी कि पिछड़ी जातियों का पता लगाने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया जाता है। और ये क्या है? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग होता है। ये जो आयोग होता है दोस्तों 1953 में गठित किया जाता है काका कालेलकर की अध्यक्षता में, और 1955 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देता है। लेकिन उस समय सरकार दोस्तों इन मुद्दों पर बात करना नहीं चाहती थी, या ऐसा दोस्तों सिचुएशन नहीं थी, ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर क्या है दोस्तों ध्यान दिया जाना चाहिए। तो सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, यानी कोई विशेष ध्यान क्या है सरकार ने नहीं दिया। किसकी दोस्तों? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो था, इसकी सिफारिशों पर सरकार ने कोई खास या विशेष क्या है ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद दोस्तों दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया जाता है। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया जाता है। और ये जो आयोग होता है दोस्तों, इसका गठन कब किया जाता है? इसका गठन 1978 में किया जाता है दोस्तों। कब किया जाता है इसका गठन? 1978 में किया जाता है। और किसकी अध्यक्षता में किया था दोस्तों? इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, कौन होते हैं? बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है गठित किया जाता है दोस्तों। ये जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग होता है दोस्तों, ये अपनी रिपोर्ट सरकार को कब देता है? ये अपनी रिपोर्ट दोस्तों 1980 में सरकार को सौंप देता है। यानी अगर हम बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 340 का प्रयोग करके राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है। और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है 1953 में गठित किया जाता है। 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया जाता है, और 1955 में सरकार को अपनी सिफारिशें दे देता है। लेकिन सरकार क्या है ऐसे गंभीर मुद्दों पर क्या है चर्चा करना नहीं चाहती थी, या ऐसी परिस्थितियां नहीं थी ताकि ऐसे गंभीर मुद्दों पर क्या है दोस्तों चर्चा की जाए। इसलिए प्रथम जो पिछड़ा वर्ग आयोग था दोस्तों, उसकी सिफारिशों पर कोई विशेष कोई खास क्या है ध्यान नहीं दिया गया था सरकार के द्वारा। इसके बाद दोस्तों दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया जाता है। ये 1978 में किया जाता है दोस्तों, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, यानी बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1978 में गठित किया जाता है। और ये जो आयोग होता है दोस्तों 1980 में अपनी सिफारिशें सरकार को देता है दोस्तों। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और तब भी क्या है दोस्तों इस आयोग की सिफारिशों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि ये मुद्दा ही दोस्तों इतना गंभीर था। अगर कोई सरकार इस पर ध्यान देती भी दोस्तों, तो उसको ऐसा लगता था कहीं ना कहीं क्या पता लगे क्या सरकार ही क्या है बहुमत खो दे। तो कोई भी ऐसे गंभीर मुद्दों पर दोस्तों बात करने को राजी नहीं था, और ना ही ऐसा मानो कि करना चाहता था। लेकिन दोस्तों ये जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था, जैसे ही दोस्तों 1990 आता है, और 1990 में बीपी सिंह की सरकार बनती है। किसकी सरकार बनती है दोस्तों? बीपी सिंह की सरकार बनती है। विश्व प्रताप सिंह की सरकार बनती है दोस्तों 1990 में। ये जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग होता है दोस्तों, इसकी सिफारिशों को क्या कर देता है? इसकी सिफारिशों को लागू कर देता है। सिफारिशों को क्या कर दिया गया था दोस्तों? लागू कर दिया गया था। कब लागू किया गया था दोस्तों? 1990 में बीपी सिंह के द्वारा क्या है दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया था। और दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, इसकी सिफारिशों को लागू करते हुए ओबीसी के लिए दोस्तों, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए दोस्तों 27% आरक्षण का प्रावधान कर दिया जाता है। कितने का दोस्तों? 27% आरक्षण
का प्रावधान कर दिया जाता है। और जैसे ही ये आरक्षण दिया जाता है दोस्तों, देश का क्या है एकदम से माहौल बदल जाता है और परिस्थितियां क्या है बदल जाती है, यानी जन आंदोलन खड़े हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या है सुसाइड तक कर लिया था, यानी जो उच्च जातियों के लोग थे तो उन्होंने क्या है दोस्तों सुसाइड तक कर लिया था, जब क्या है ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की गई थी। यानी 1990 में जैसे ही विश्व प्रताप सिंह की सरकार बनती है दोस्तों, ये जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग होता है इनकी सिफारिशों को लागू कर दिया जाता है और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बनती है। किसकी सरकार बनती है दोस्तों? नरसिम्हा राव की सरकार बनती है 1991 में। और जैसे ही नरसिम्हा राव की सरकार बनती है दोस्तों, वो क्या है इस पर क्या है राजनीति करने लगती है। यानी वो ये कहती है कि जब ओबीसी के लिए क्या है 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और वैसे भी दोस्तों देश का माहौल उस समय खराब था, आंदोलन खड़े हो रहे थे दोस्तों जगह जगह क्या है, और लोगों की आत्महत्या करने की क्या है दोस्तों खबरें भी इस तरह से क्या है मिल रही थी। तो ये जो नरसिम्हा राव की सरकार बनती है 1991 में, इसने क्या है दोस्तों जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो आर्थिक रूप से क्या है दोस्तों आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। और कौन कमज़ोर है दोस्तों? उच्च जाति के लोग, यानी कि जो अपर कैटेगरी में है दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनमें से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं दोस्तों, उनके लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान कर दिया। यानी कि नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा क्या है इनके लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। किस बेस पे किया गया था? जो आर्थिक रूप से दोस्तों कमज़ोर हैं, यानी जो इकोनॉमिकल क्या है वीकर हैं दोस्तों, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के द्वारा क्या है 10% का आरक्षण कर दिया गया था 1991 में। लेकिन बवाल तो दोस्तों पहले से ही खड़ा था, यानी आंदोलन तो पहले से ही हो रहे थे। तो इस बात को क्या है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। यानी ये जो आरक्षण दिया गया था, इस आरक्षण को पूरी तरह से कहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों 1992 में, जिसको हम क्या है इंदिरा साहनी केस के नाम से जानते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। और कब का दोस्तों? ये 1992 का मामला है। यानी 1991 में दोस्तों जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे उनके लिए 10% का आरक्षण कर दिया गया था, और 1990 में दोस्तों ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। तो ये सारा मामला जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और किस नाम से आता है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के नाम से जाता है। ये जो इंदिरा साहनी का केस है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आम बोलचाल में दोस्तों मंडल केस भी कहते हैं। यानी इंदिरा साहनी केस को हम क्या है मंडल केस के नाम से भी जानते हैं, मंडल केस के नाम से जानते। 1992 का ये मामला है। 1992 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में क्या कहता है दोस्तों? वो ये कहता है कि ये जो आप आरक्षण दे रहे हैं, ये जो आप आरक्षण दे रहे हैं दोस्तों, ये कहता है कि ये तो समानता के बिंदु नहीं है। यानी वो जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए दोस्तों 1991 में आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग थे उनके लिए 10% आरक्षण दिया गया था। तो इंदिरा साहनी के मामले में इसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया था दोस्तों? इनवैलिड घोषित कर दिया गया था, यानी कि असंवैधानिक घोषित क्या है इसको कर दिया गया था, यानी अवैध क्या है इसको घोषित कर दिया गया था इंदिरा साहनी केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो आप आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, इनको जो 10% का आरक्षण दे रहे हैं, ये पूरी तरह से क्या है अवैध है और क्या है असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है इसको घोषित। तो उस समय दोस्तों क्या है इसको पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। और क्या बातें कही थी दोस्तों इस मामले में? और क्या बातें कही थी? उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दोस्तों कि आरक्षण जो है दोस्तों ये क्या नहीं है, समानता के बिंदु नहीं है, समानता के बिंदु नहीं है दोस्तों। आप किसी को आरक्षण दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप भेदभाव कर रहे हैं, ये समानता के बिंदु नहीं है दोस्तों। उन्होंने कहा चलो आपने आरक्षण दे दिया कोई नहीं, लेकिन आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए दोस्तों? जाति होनी चाहिए, यानी जाति को क्या है आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है, जाति को दोस्तों। यानी आप जाति के आधार पर ही क्या है आरक्षण दे सकते हैं। और दोस्तों जातियों के आधार पर ही क्या है आरक्षण दिया गया था, क्योंकि पिछड़े वर्गों का पता लगाया गया था। उस समय कितनी भी जातियां ऐसी थी दोस्तों जो कि पिछड़े वर्गों में आती, लगभग 3000 प्लस दोस्तों ऐसी जातियां थी उस समय जो कि पिछड़ा वर्ग में आती थी दोस्तों। तो जाति के आधार पर ही क्या है आरक्षण को दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो आरक्षण समानता के बिंदु नहीं है, लेकिन जाति को आरक्षण का आधार क्या है बनाया जा सकता, तो उसे क्या है पूरी तरह से क्या है वैलिड घोषित कर दिया। वो जो
ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था, उसको क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वैध घोषित कर दिया था। लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर थे उसे पूरी तरह से क्या है, अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है जजमेंट में, कहता है कि क्रीमी लेयर को दोस्तों इसका लाभ नहीं मिलेगा, यानी जो क्रीमी लेयर है उसको क्या है दोस्तों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब क्रीमी लेयर होता क्या है दोस्तों, उस समय ऐसा माना जाता है कुछ ऐसे पद होते हैं, जैसे अगर हम आईएएस की बात करते हैं या फिर आईपीएस की बात करती हैं दोस्तों, या पीसीएस की बात करते हैं, या फिर कर्नल से ऊपर की रैंक की अगर हम बात करते हैं, या कर्नल की बात करें, या कर्नल से ऊपर के रैंक के अधिकारियों की बात करें, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं दोस्तों, ये क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। किसके, क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। इनको कहा कि ये अगर बीसी में है, एससी में है, एसटी में है, तो इनको क्या है, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दोस्तों उस समय कहा गया कि अगर किसी की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए है तो वो भी क्या है, क्रीमी लेयर के अंतर्गत। लेकिन अब समय समय के अनुसार दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे इनकम का दायरा क्या है, बढ़ता चला गया। वर्तमान अगर समय की बात करते हैं तो दोस्तों वर्तमान में क्रीमी लेयर के अंतर्गत वो व्यक्ति आता है जो कि आईएएस है, आईपीएस है, पीसीएस है, कर्नल या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी हैं, या फिर क्या है, जिसकी सालाना इनकम कितनी है, 8 लाख या उससे ज़्यादा है। कितनी, 8 लाख या उससे ज़्यादा है। वो सारे के सारे सदस्य किसके अंतर्गत आते हैं, सारे के सारे व्यक्ति किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे नागरिक जो जिनकी इनकम दोस्तों क्या है 8 लाख या उससे ज़्यादा है, वो क्या है, क्रीमी लेयर के अंतर। क्रीमी लेयर का मतलब होता है दोस्तों मलाईदार परत। मलाईदार क्या होती है दोस्तों, परत होती है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब आप दूध वगैरह गर्म करते हैं तो उस पर क्या है, एक परत सी जम जाती है, वो परत को ही हम क्या कहते हैं, उसको ही क्या है, संवैधानिक भाषा में क्रीमी लेयर कहते हैं। तो ऐसे जो सदस्य होते हैं जो दोस्तों क्या है, यानी कि परत के रूप में जो दोस्तों क्या है, जिनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है या फिर अच्छी रैंक के अधिकारी हैं दोस्तों, उनको क्या है, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के केस में कहा कि जो क्रीमी लेयर होगा दोस्तों उसको आरक्षण का लाभ बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद कहा दोस्तों ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति में दोस्तों आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। पदोन्नति में क्या नहीं मिलेगा दोस्तों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी बात कब कही थी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में की गई थी। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो पदोन्नति में यानी प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलता है। और ये कब वैलिड कर दिया गया था दोस्तों, ये किया गया था 77वां संविधान संशोधन किया गया था, 77वां संविधान संशोधन 1995 में। और इसके माध्यम से क्या है, ये बात कही गई थी कि वही पदोन्नति में क्या है, आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था जिसको हम अनुच्छेद 16 का 4 का ए कहते हैं दोस्तों। इसको क्या है, इसमें शामिल कर दिया गया था और इसके माध्यम से 77वें संविधान संशोधन 1995 के माध्यम से जोड़ दिया गया था। और ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के केस में कहा कि भाई प्रमोशन में क्या है, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उसको क्या है, बाद में क्या ये कहा गया था कि भाई पदोन्नति में अब आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो वर्तमान समय में क्या है, पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलता है। तो दोस्तों पूरी पृष्ठभूमि क्या थी आरक्षण की, अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के पास अधिकार थे कि वो पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कर सकता है पिछड़े वर्ग जातियों का पता लगाने के लिए, और ऐसा किया राष्ट्रपति ने। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया। दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों को बीपी सिंह की सरकार बनती है 1990 में, उसने लागू कर दिया और बीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बनती है और दोस्तों जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उच्च कैटेगरी के यानी कि उच्च जातियों के लोग, उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर। इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के केस में। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या है, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे उनके लिए 10% आरक्षण को पूरी तरह से क्या है, खारिज कर दिया, क्या है, अवैध घोषित कर दिया। और कहा कि भाई आरक्षण समानता के बिंदु नहीं है, लेकिन जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है। और क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और प्रमोशन में क्या है, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में 77वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसे प्रावधान कर दिए गए थे कि अब वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो प्रमोशन में क्या है, आरक्षण का लाभ मिलता है। तो पूरा मामला क्या है, ये था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा एक आर्टिकल है जिसको हम अनुच्छेद
16 का क्लाउज 5 कहते हैं। यानी कि हमने 16 का क्लाउज 1 देखा दोस्तों, 16 का क्लाउज 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, और अब हम क्या है 16 के क्लाउज 5 की बात करने वाले हैं दोस्तों। इसमें क्या कहा गया दोस्तों, इसमें कहा गया कि ऐसी धार्मिक संस्थाएं दोस्तों जो क्या है सरकार द्वारा संचालित है, सरकार द्वारा क्या है संचालित धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं दोस्तों, धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाओं की जो सीटें हैं दोस्तों, ये जो धार्मिक संस्थाएं दोस्तों इनकी जो सीटें हैं, सीटें वो क्या है किसी धर्म विशेष के व्यक्ति के लिए क्या है, धर्म विशेष, धर्म विशेष नागरिक के लिए, नागरिक के लिए आरक्षित की जाएंगी, नागरिक के लिए आरक्षित की जाएंगी दोस्तों। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आपने देखा होगा जैसे राष्ट्रपति भवन है या संसद है, या दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत सारे चौकी थाने हैं या फिर छावनी वगैरह हैं जहाँ पर क्या है दोस्तों गुरुद्वारे होते हैं या फिर मस्जिद होती है या फिर मंदिर होती हैं दोस्तों। तो उसके बारे में कहा गया कि है तो सरकार के द्वारा संचालित, सरकार के द्वारा स्थापित है, लेकिन वो है कैसी धार्मिक संस्थाएँ हैं दोस्तों। और वो जो धार्मिक संस्थाएँ हैं उसमें जैसे मौलवी की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों मस्जिद में, या फिर पादरी की ज़रूरत पड़ती है गिरजाघर में, या दोस्तों क्या है पुजारी की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों मंदिर में। तो ये जो सीटें हैं दोस्तों इनके लिए उस धर्म विशेष के नागरिक के लिए ही आरक्षित की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि दोस्तों मस्जिद है तो दोस्तों उसमें क्या है किसी पुजारी को क्या है रख दिया जाएगा, या जैसे गिरजाघर है तो दोस्तों उसमें किसी क्या है मौलवी को रख दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा, बल्कि उस धर्म विशेष के नागरिक को ही क्या है उसमें क्या है रखा जाएगा दोस्तों, उस काम के लिए क्या है रखा जाएगा। तो जैसे मंदिर है तो दोस्तों उसमें क्या है पुजारी को रखा जाएगा, जैसे मस्जिद है तो क्या है उसमें मौलवी को रखा जाएगा, यानी कि धर्म विशेष के नागरिक को ही रखा जाएगा, यानी उसमें क्या है मुसलमान को रखा जाएगा। और जैसे दोस्तों मंदिर वगैरह है तो उसमें क्या है हिंदू को ही रखा जाएगा, ताकि वो क्या है पूजा पाठ करा सके, मौलवी ताकि क्या है नमाज पढ़ा सके, या पादरी वगैरह है जो कि दोस्तों क्या है पूजा पाठ क्या है वो भी करा सके। तो ये कहा गया है आर्टिकल 16 के क्लाउज 5 में कि सरकार द्वारा संचालित धार्मिक संस्थाएं उस धर्म विशेष के नागरिक के लिए ही क्या है उसकी सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसके बाद दोस्तों हमारा एक आर्टिकल और है जिसको हम क्या है आर्टिकल 16 के क्लाउज 6 के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसको जोड़ा गया था हाल फिलहाल में, क्या है इसको जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था दोस्तों, इसको जोड़ा गया था 130वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था दोस्तों ये संशोधन, 130वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया था। और इसके माध्यम से कौन सा नया आर्टिकल जोड़ा गया था दोस्तों, 16 का क्लाउज 6 जोड़ा गया था। और इसके माध्यम से क्या प्रावधान किए गए थे दोस्तों, इसके माध्यम से कहा गया था कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था दोस्तों। किसका प्रावधान किया गया था, आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। यानी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा जो 1991 में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे दोस्तों, उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया था। लेकिन अब दोस्तों बीजेपी की सरकार जब बनती है, दूसरी बार जो सरकार बनती है दोस्तों, तो उसमें क्या है 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो अपर कैटेगरी के यानी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनमें भी जो दोस्तों आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। और इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 16 के क्लाउज 6 में क्या है इसका प्रावधान कर दिया गया। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया दोस्तों, 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। तो वर्तमान समय में दोस्तों क्या है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए भी क्या है 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। तो हमने क्या है आर्टिकल 16 को देखा दोस्तों, आर्टिकल 16 किस तरह से क्या है नियुक्तियों और क्या है रोजगार में क्या है भेदभाव को मना करता है और किस तरह से उसमें प्रावधान किए गए वो सारी बातें हमने पढ़ी दोस्तों। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में अंतर यही है, आर्टिकल 15 किसकी बात करता है दोस्तों, भेदभाव की बात करता है, भेदभाव को पूरी तरह से क्या है मना करता है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन वो कहाँ मना करता है दोस्तों, वो सार्वजनिक स्थलों पर मना करता है दोस्तों, या दुकानों पर
या कुओं वगैरह पे क्या है, या तालाबों वगैरह पे मना करता है। और वो किस में दोस्तों आरक्षण की बात करता है? आर्टिकल 15 किस में आरक्षण की बात करता है? वो करता है जो शिक्षा संस्थान है दोस्तों, उनमें सीटों के आरक्षण की बात करता है। लेकिन आर्टिकल 16 किस में आरक्षण की बात करता है दोस्तों? आर्टिकल 16 जो है रोजगार में आरक्षण की बात करता है और नियुक्तियों में आरक्षण की बात करता है। तो आर्टिकल 15 दोस्तों शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की बात करता है और आर्टिकल 16 जो है रोजगार में आरक्षण की बात करता है दोस्तों। तो ये दोनों क्या है, उसमें अंतर भी है 15 और 16 में। लेकिन ये दोस्तों दोनों के दोनों आर्टिकल ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था और आगे चल के बताऊंगा कि कुछ आर्टिकल, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे मौलिक अधिकार हैं दोस्तों जो केवल और केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है, विदेशियों को वो प्राप्त नहीं। तो वहाँ पर क्या है, हम सिटीजन की बात करेंगे। इसलिए क्या है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में मैंने कहीं भी क्या है लोगों की, व्यक्तियों की बात नहीं की गई है, बल्कि किसकी बात की गई है? एक सिटीजन की बात की गई है, एक नागरिक की बात की गई है कि नागरिक के इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, नागरिक को इन आधारों पर क्या है मतलब पब्लिक प्लेस पर या किसी और जगह भेदभाव नहीं किया जाएगा, या आरक्षण में क्या है भेदभाव नहीं किया जाएगा नागरिकों के साथ। दोस्तों इसके बाद हमारा एक अगला आर्टिकल है समानता के अधिकार के अंतर्गत, जिसको हम क्या है अनुच्छेद 17 कहते हैं। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान किए गए हैं दोस्तों? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों? अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी की बात करता है दोस्तों। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, यानी अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। किसकी बात करता है दोस्तों? छुआछूत की बात करता है कि भाई ये जो अस्पृश्यता है या ये जो क्या है दोस्तों छुआछूत है, इसकी पूरी तरह से क्या है अंत की बात करता है। पूरी तरह से क्या है अंत की बात करता है। और अब से नहीं दोस्तों, यानी पहले से भी अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी भी क्या है कहते थे कि भाई जो छुआछूत है वो क्या है पाप है, यानी कि छुआछूत करना किसी व्यक्ति के साथ वो पूरी तरह से क्या है पाप है। तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता की बात की गई है, छुआछूत की बात की गई है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ क्या है छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। आपने देखा होगा ये एक सामाजिक रूढ़िवादी कुरीति मान लीजिएगा इसको, क्या है ऐसा नहीं है कि ये ऐतिहासिक है दोस्तों, क्या है हिस्टोरिकल है। आप पीछे जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि पहले से ही ये चला आ रहा है कि भाई नहीं, ये प्रोफेशन के आधार पर देखा जाता है कि ये अच्छा ये नाली साफ करता है या मलमूत्र उठाता है तो नहीं कि ये अछूत है। तो इस तरह से क्या है भेदभाव किया जा रहा था, इस तरह से क्या उनको अछूत माना जाता था दोस्तों। या आपने देखा होगा कोई बीमार हो जाता है, गंभीर बीमारी से दोस्तों क्या है पीड़ित है, तो उसको भी क्या है कुछ लोग अछूत समझने लगते हैं, या कोई नीची जाति में क्या है जन्म ले लेता है। उस टाइम में देखा जाता था कि जो दलित लोग थे दोस्तों उनको मंदिरों में क्या है जाने से मना किया गया। और आज भी देखा जाता है दोस्तों कि कोई बारात चढ़ा रहा है, अभी पीछे की न्यूज़ है कि एक दलित व्यक्ति क्या है दोस्तों उसकी घोड़े पर बारात चढ़ रही थी, तो कुछ दोस्तों अराजक तत्वों ने क्या है उसको उतार दिया था और उसकी क्या है बारात मतलब पूरी तरह से क्या है रुकवा दी थी कि भाई आप इस तरह से बारात नहीं चढ़ा सकते। और अभी का ही केस है दोस्तों, एक मंदिर में एक व्यक्ति ने, दलित व्यक्ति ने क्या दोस्तों बच्चे ने क्या है पानी पी लिया था, तो उसको क्या है उसकी पिटाई कर दी गई थी, बुरी तरह से उसको क्या है मारा गया। तो इस तरह से क्या है बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थी दोस्तों जो पहले से ही चली आ रही थी। तो उसको रोकने के लिए क्या है आर्टिकल 17 में प्रावधान कर दिया गया कि आप किसी भी व्यक्ति को कोई आधार दोस्तों निर्धारित नहीं किया गया, यानी संविधान में छुआछूत के लिए कोई आधार निर्धारित नहीं किया गया था कि भाई इस आधार पर क्या है आप उस व्यक्ति को छुआछूत नहीं समझ सकते। तो आप क्या है किसी भी आधार पर क्या है किसी भी व्यक्ति को क्या है छुआछूत नहीं मानेंगे। आर्टिकल 17 दो बातों का प्रावधान करता है दोस्तों। किन दो बातों का प्रावधान करता है? एक तो ये कहता है कि आर्टिकल 17 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 17 कहता है कि आप किसी व्यक्ति को क्या है छुआछूत नहीं मानेंगे, यानी किसी के साथ क्या अस्पृश्यता नहीं करेंगे। और दूसरा कहता है अगर ऐसा आपने करा और करने की गलती करी दोस्तों क्या है ये दंडनीय अपराध है, यानी आपको क्या है दंड दिया जाएगा। पहली बात तो आपसे ये अपेक्षा की जा रही है दोस्तों, आर्टिकल 17 ये अपेक्षा करता है कि आप इस तरह के कृत कार्य को नहीं करेंगे, इस तरह के घिन्न कार्य को दोस्तों आप नहीं करेंगे। और आप अगर कर भी लेते हैं तो फिर क्या है आर्टिकल 17 के अनुसार क्या है ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। कैसे माना जाएगा दोस्तों? ये कहा गया है कि अगर आपने किसी के साथ जैसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं,
जैसे बहुत सारी ऐसी हैं, जैसे दोस्तों पब्लिक प्लेस पर कोई व्यक्ति गया, होटल में गया या फिर सार्वजनिक स्थल जैसे कि पार्क वगैरह में गया, तो वहाँ पर क्या है छुआछूत समझने लगते हैं कि नहीं ये व्यक्ति क्या है अछूत वगैरह है, इस तरह से क्या समझने लगते हैं। लेकिन आप किसी भी आधार पर नहीं समझेंगे, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट के मामले में इस बात को कहा गया कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि छुआछूत की कोई परिभाषा निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। क्यों? अगर आप परिभाषा निर्धारित कर देंगे तो व्यक्ति क्या है दूसरे आधार पर क्या है उस व्यक्ति को अछूत मानने लगेंगे, यानी उस व्यक्ति को क्या है अछूत मानने लगेंगे। तो इसलिए क्या है संविधान में कोई परिभाषा इसकी निर्धारित नहीं की गई है, बल्कि ऐतिहासिक इसको क्या है माना गया, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं है, भारत में ही क्या है दोस्तों किसी व्यक्ति को अछूत नहीं माना था। आप अमेरिका में चले जाइएगा तो वहाँ पे क्या है काले गोरे के नस्लीय भेदभाव वहाँ पे चल रहा है कि नहीं ये व्यक्ति काला है तो ये अछूत है, और ये व्यक्ति गोरा है तो ये क्या है, इस तरह से क्या है वहाँ पे भी भेदभाव हो रहा है। तो ये क्या है ऐतिहासिक इसको माना गया है। तो आर्टिकल 17 में क्या है दंडनीय प्रावधान कर दिया गया है दोस्तों, और ये कहा गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अछूत मानते हैं तो आपको क्या है 6 माह की जेल भी हो सकती है, 6 माह का कारावास भी हो सकता है दोस्तों, और क्या हो सकता है आपको, और 500 रुपये का जुर्माना भी आपको क्या है देना पड़ सकता है अगर आप क्या है करेंगे तो दोस्तों किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार करेंगे तो। और या फिर क्या है ये दोनों क्या है आपको देने पड़ सकते हैं, यानी कि आपको 6 महीने की जेल के साथ साथ 500 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बात यहाँ तक नहीं रुकती है, यानी कि आर्टिकल 17 में प्रावधान करने के बाद भी दोस्तों इस तरह के कार्य देखने को मिलते थे। आए दिन ऐसी घटनाएं, ऐसी दोस्तों आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि आए दिन ऐसी घटनाओं को क्या है अंजाम दिया जा रहा था। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसको हम क्या है दोस्तों इसके लिए क्या है एक एक्ट बना दिया गया था। कौन सा एक्ट था दोस्तों? अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम। क्या बनाया गया था दोस्तों? अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 बना दिया गया था, 1955 बना दिया गया था, और इसके माध्यम से दोस्तों क्या है सजा का प्रावधान किया गया था। लेकिन दोस्तों ये जो अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 था दोस्तों, इसका 1976 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, 1976 में इसका क्या किया गया, नाम बदला गया दोस्तों, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया, संरक्षण अधिनियम कर दिया। यानी कि इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था दोस्तों। लेकिन यहाँ से भी दोस्तों बात नहीं बनती है, तो इसके बाद दोस्तों एक और एक्ट बनाया गया संसद के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट के नाम से हम जानते हैं। कब का दोस्तों? ये 1989 का एक्ट है। यानी ये एक्ट बनाना पड़ा दोस्तों, और इसमें क्या है कठोर सजा का प्रावधान किया गया था। यानी इसमें यह कहा गया था कि आपको 6 माह से लेकर क्या है दोस्तों 6 माह कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है। यानी अगर आप क्या कहा गया था दोस्तों, यदि आप SC/ST के किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास, आप किसी SC/ST के व्यक्ति को क्या है दोस्तों छुआछूत मानते हैं, तो फिर क्या है आपको 6 महीने का कारावास हो सकता है, या फिर क्या है आजीवन आपको क्या है कारावास हो सकता है दोस्तों। इस तरह के एक्ट बनाने पड़े थे, इस तरह के सरकार को कठोर क्या है कदम उठाने पड़े थे। लेकिन आज भी देखा होगा दोस्तों इस तरह के क्या है कृत कार्यों को क्या है किया जा रहा है, अंजाम दिया जा रहा है। हाल फिलहाल के आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ऐसी अनेक घटनाएं क्या है आपको देखने को मिलेंगी कि भाई इस व्यक्ति को छू समझा जा रहा था, इस व्यक्ति को अछूत समझा जा रहा था, इस आधार पर समझा जा रहा था। इसलिए क्या है संविधान में आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता की कोई परिभाषा नहीं दे रखी है, छुआछूत की कोई परिभाषा नहीं दे रखी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों समानता के अंतर्गत हमारा एक और आर्टिकल है जिसको हम क्या है पढ़ते हैं, और हमारा क्या है समानता का अधिकार वहाँ से क्या है कंप्लीट होता है। अनुच्छेद 18 है दोस्तों, और अनुच्छेद 18 क्या कहता है, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। किसके अंत की बात करता है दोस्तों? उपाधियों के अंत की बात करता है, टाइटल्स के अंत की बात करता है दोस्तों, उपाधियों के अंत की बात करता है। ये कहता है कि राज्य क्या है उपाधि नहीं देगा। यानी आर्टिकल 18 कहता है कि ये जो राज्य है दोस्तों
राज्य क्या है, उपाधि नहीं देगा। क्या नहीं देगा दोस्तों, उपाधि नहीं देगा। लेकिन यहां पर कहा गया है कि सैन्य उपाधि दे सकता है। राज्य के पास ऐसे अधिकार हैं दोस्तों, राज्य क्या है, सैन्य उपाधि दे सकता है, और क्या उपाधि दे सकता है दोस्तों, शैक्षणिक उपाधि दे सकता है। कैसी, शैक्षिक उपाधि दे सकता है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, और क्या है, राज्य सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है। लेकिन राज्य क्या है, उपाधि नहीं देगा। अब कौन सी उपाधि नहीं देगा दोस्तों, यानी आर्टिकल 18 जो दोस्तों कौन सी उपाधि, कौन से टाइटल्स को मना करता है। जैसे पहले देखा होगा आपने कि भाई किसी को कह रहे हैं चौधरी साहब, ये चौधरी साहब आ गए, तो चौधरी वगैरह जैसे कहते थे भाई, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी उसको चौधरी वगैरह कहते थे। जैसे राय बहादुर साहब आ रहे हैं तो राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी। किसकी, राय बहादुर की उपाधि। जैसे दीवान जी आ रहे हैं, दीवान साहब आ रहे हैं, तो दीवान की उस समय उपाधि दी जाती थी। बहुत सारी ऐसी उपाधियाँ थी, जैसे दीवान की उपाधि दी जाती थी। नंबरदार साहब आ रहे हैं, कहते थे कि भाई नंबरदार साहब आ रहे, तो नंबरदार की उपाधि दी जाती थी। यानी जिनके पास ज़्यादा जगह हुआ करती थी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, तो उनको क्या है, नंबरदार वगैरह कह दिया करते थे। तो इस तरह की जो उपाधियाँ थी दोस्तों, इनको क्या है, पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, मना कर दिया गया था कि राज्य इस तरह की कोई भी उपाधि नहीं देगा। क्योंकि अंग्रेज दोस्तों क्या है, इस तरह की उपाधियाँ दे दिया करते थे कि भाई ये चौधरी साहब हैं, ये फलाना है, ये ढिमका है, तो इस तरह की क्या है, उपाधियाँ दे दिया करते थे। लेकिन राज्य ने क्या है, आर्टिकल 18 में राज्य से पूरी तरह से मना की गई है कि इस तरह की उपाधियाँ नहीं दी जाएगी। राज्य उपाधि दे सकता है, किसके क्षेत्र में देगा, सेना के क्षेत्र में देगा। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा भाई, परमवीर चक्र मिल गया किसी को, क्या मिल गया, परमवीर चक्र मिल गया दोस्तों, वीर चक्र मिल गया। इस तरह की क्या है, उपाधियां दे सकता है। राज्य के पास अधिकार है कि उपाधियां देगा, लेकिन किस तरह की देगा दोस्तों, ये जैसे सेना के क्षेत्र में दे सकता है, शैक्षणिक क्षेत्र में। जैसे दोस्तों आपने कोई डिग्री करी, जैसे मेडिकल लाइन में आपने कोई डिग्री करी, आप डॉक्टर साहब बन गए, तो डॉक्टर की उपाधि दे सकता है। किसकी, डॉक्टर की उपाधि दे सकता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने बीटेक वगैरह कर लिया है, तो आप क्या बन गए, इंजीनियर बन गए, तो इंजीनियर की उपाधि दे सकता है। तो इस तरह की क्या है, इस तरह की क्या है, ये उपाधियां दे सकता है। जैसे लॉयर वगैरह, आपने एलएलबी कर ली तो आप क्या है, लॉयर बन गए। तो राज्य किस तरह की उपाधि दे सकता है, सेना के क्षेत्र में जैसे कोई चक्र वगैरह, जैसे परमवीर चक्र है, वीर चक्र है, इस तरह की। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे डॉक्टर बन गए आप, इंजीनियर बन गए, लॉयर बन गए दोस्तों, इस तरह की उपाधियां दे सकते हैं। लेकिन राज्यों को मना किया गया है इस तरह की उपाधियां देने से, यानी चौधरी की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, दीवान वगैरह, नंबरदार, ये इस तरह की उपाधि कोई नहीं देगा। और क्या प्रावधान किया गया दोस्तों आर्टिकल 18 में, आर्टिकल 18 में कहा गया है, अनुच्छेद 18 की बात करते हैं तो और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं दोस्तों। अनुच्छेद 18 कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक विदेशों से उपाधि नहीं लेगा। यानी किसी दूसरे देश से क्या है, यानी विदेशों से क्या नहीं लेगा दोस्तों, उपाधि नहीं लेगा। किसी दूसरे देश से क्या नहीं लेगा दोस्तों, उपाधि नहीं लेगा, ऐसा कहा गया है। और कोई भी गैर भारतीय, यानी कि विदेशी नागरिक, कोई भी विदेशी नागरिक, कोई भी विदेशी व्यक्ति, कोई भी विदेशी व्यक्ति जो दोस्तों भारत में लाभ का पद धारण करता है, कोई भी विदेशी व्यक्ति जो भारत में क्या करता है दोस्तों, लाभ के पद पर है, लाभ का पद धारण करता है दोस्तों, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, ऐसा व्यक्ति क्या है, विदेश से उपाधि नहीं लेगा। यानी कि दूसरे देश से उपाधि क्या है, नहीं लेगा। और अगर लेनी भी है दोस्तों, यानी अगर कोई भी भारतीय नागरिक है और कोई भी गैर भारतीय नागरिक, यानी कोई भी विदेशी जो भारत में लाभ का पद धारण करता है, वो दूसरे देश से उपाधि नहीं ले सकता। इनके बारे में मना किया गया है। लेकिन हाँ, अगर लेनी है इनको तो पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। किससे, राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति अगर इनको अनुमति दे देता है तो दोस्तों ये क्या है, उपाधि ले सकते हैं। तो किससे अनुमति लेनी पड़ेगी दोस्तों, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही क्या है, ये किसी दूसरे देश से क्या है दोस्तों, उपाधि दे सकते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में दे दे दोस्तों। आपने देखा होगा कई बार कहा जाता है कि भाई उसे मानद की उपाधि मिल गई, उसे इस तरह की उपाधि मिल गई। तो इस तरह की उपाधियाँ क्या है, विदेशों से ले सकते हैं। लेकिन कब लेंगे, जब तक कि राष्ट्रपति अनुमति नहीं दे देता है। चाहे वो भारतीय नागरिक की बात करें या किसी विदेशी व्यक्ति की बात करें। किस विदेशी व्यक्ति की, उस विदेशी व्यक्ति की जो भारत में लाभ के पद धारण करे हुए है, उस व्यक्ति की बात की गई है। दूसरी बात दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कई बार डाउट बन जाता है बच्चों के मन में कि भाई जब उपाधियाँ राज्य को देने को मना की गई हैं, तो जैसे भारत रत्न वगैरह दिया जाता है,
भारत रत्न दिया जाता है दोस्तों, जैसे पद्म श्री वगैरह दिया जाता है, पद्म श्री दिया जाता है दोस्तों, या फिर पद्म भूषण है, और क्या है, पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ये क्या है? उपाधियाँ नहीं है। ये क्या है? ये उपाधियाँ नहीं है। इनको हम उपाधियाँ नहीं कहेंगे, इनको हम टाइटल्स नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे दोस्तों? इनको हम उपाधियाँ नहीं कहेंगे, बल्कि इनको क्या कहेंगे? पुरस्कार। इनको क्या कहेंगे हम दोस्तों? पुरस्कार कहेंगे दोस्तों। इनको अवार्ड कहेंगे, ये पुरस्कार हैं दोस्तों। लेकिन ये जो दोस्तों भारत रत्न या पद्म श्री है, ये पद्म भूषण है दोस्तों, या पद्म विभूषण है, इनके बारे में भी ये कहा गया है दोस्तों आर्टिकल 18 में कि आप, यदि आपको ये मिल जाता है तो आप अपने नाम के उपसर्ग के रूप में और प्रत्यय के रूप में इनका प्रयोग नहीं करेंगे। यानी अपने नाम से पहले ऐसे नहीं लगाएंगे कि भारत रत्न जो भी आपका नाम है, इस तरह के शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये कहा गया है कि आप अपने नाम के आगे और पीछे क्या है, इनका प्रयोग नहीं करेंगे। ये सम्मान, अगर ये पुरस्कार आपको दे दिए गए, ये अवार्ड आपको मिल गए हैं तो दोस्तों, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इन अवार्डों की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 1954 में की गई थी। कब शुरुआत की गई थी दोस्तों? 1954 में इनकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों हमारा यहाँ से क्या है, पूरा का पूरा समानता का अधिकार क्या है, कंप्लीट हो जाता है। समानता का अधिकार क्या है दोस्तों? कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों लगातार क्या है, क्लास पे बने रहिएगा, लगातार वीडियो को दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि हम अच्छी अच्छी अपडेट क्या है आप तक पहुँचाते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों।